वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज मुआवजा फरमा रहे थे, जिस पर हम बात करेंगे मेहरान बेस पर हलाक होने वाले हमलावरों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मौसूल हो गई है। मजीद बात करते हैं मोहम्मद काशिफ इस्लाम साहब, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जी काशिफ इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरान बेस पर हलाक होने वाले हमलावरों की जो डीएनए रिपोर्ट मौसूल हो गई है, आज हम अपने प्रोग्राम के स्पेशल पैकेज में भी उसका जिक्र कर रहे थे। ये चारों कुछ गैर मुस्लिम थे, आपस में करीबी अजीज थे। बहुत से इंकिशाफात का सिलसिला जो है वो जारी भी रहेगा आगे आने वाले वक्त में। लेकिन अब सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्रिया ये है कि इतने बड़े हमले के असल हकाइक जो हैं उसके हम इंतजार कर रहे हैं। अस्करी तंसीबात के गैर मौसर जो हिफाजती इंतजामात हैं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट जिस पर के गौर करना या जिसका हल निकालना जरूरी है वो क्या है? देखें जी, कल की जो रिपोर्ट ये थी कि 4 जो भी टेररिस्ट थे उनका डीएनए टेस्ट और वो हेडलाइंस में आई थी। ये एक अजीब सा मिसफॉर्चून है, बदकिस्मती है इस कौम की कि हमेशा से इसको एक नॉन इश्यूज में उलझा दिया जाता है जिनकी कोई वक़्त नहीं है। एज ए इंटरनल सिक्योरिटी एनालिस्ट मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं। हमारा यहाँ पे सवाल 2 बहुत अहम सवाल है कि वाई एंड होम, कि ये क्यों हुआ और ये किसने किया। अब अगर एक आम आदमी को या आवाम को इससे गर्ज नहीं है कि वो बाहर से लोग आए, वो लोकल थे या जो लोग भी थे, बात ये है कि इस्टेब्लिश तो एजेंसीज ने करना। उसका आप हेडलाइंस उठा के दे देते हैं, फिर से आप कौम को एक अजीब से मखमसे में डाल देते हैं। राइट नाउ मेरी एजेंसी से और जो भी इसमें अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हम सब आपके साथ हैं जी। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमला आप पे नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान पे हमला है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए कि मीडिया आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा काशिफ साहब, जो पहले बात की गई इस हमले के फौरन बाद, इस सानहे के फौरन बाद हमारे वजीर दाखिला की जानिब से भी ये बात की गई कि यहाँ अंदर से कुछ लोग जो हैं वो मौजूद थे या वो शामिल थे इन हमलों में। लेकिन अब इस बात का प्रूफ होना कि ये चारों गैर मुल्की थे, फिर आप इस बात को किस हद तक हम खारिज अज़ इम्कान करार दे सकते हैं कि जो गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं हमारे अंदर के लोगों को अपने साथ मिलाने में या मुल्क को अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार करने में? तो इसका मतलब है कि एक्चुअली टारगेट का ही जो है वो इल्म नहीं हमें कि किसे टारगेट करके हमने तफ्तीश का आगाज करना है। देखिए जी, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि हम सब लोग तंग आ गए हैं। ये जिंदुल्ला, तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, लश्कर इस्लाम और ये सारे नाम सुनते ये तो सब पपेट्स हैं और ये सबको पता है कि इस वक्त हमारे खिलाफ कौन है, जिसमें ट्राइका जो है, CIA, मोसाद और रॉ। अब इसमें जो इंडियन हैंड है वो सबसे जूनियर पार्टनर है। वो लोग सिर्फ एग्जीक्यूशन पे आते हैं, बट प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ टारगेट जो है वो रॉ और मोसाद करती है। एक जो सबसे अहम बात ये समझनी है कि सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता और झूठ बोलने के लिए आपको बहुत सी प्लानिंग करनी पड़ती है। जो पहला रिएक्शन था वो बिल्कुल ठीक था। इतना बड़ा और इतना अहम टारगेट जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और एक लंबा फासला उन्होंने तय करके आना था, और उसमें ये कैसे मुमकिन है कि अंदर के लोग शामिल ना हो। मैं यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता उठाना चाहूंगा। असल में कौम को ये मैसेज दिया जा रहा है, ये एक पूरी सीरीज है। अगर आप चोंग इंसिडेंट देख लें जो CID पे अटैक हुआ, और ये सीरीज ऑफ अटैक्स, पहला जो टेस्ट था वो बॉम्बे अटैक था जिसमें 2-3 पूरी इंडियन कौम को एक टर्मोइल में डाले रखा। वो बहुत सक्सेसफुली उन्होंने ब्लेम किया ISI पे और पाकिस्तान के ऊपर, और हमारी बदकिस्मती ये कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हम यहां तक तैयार हो गए कि हमारा ISI चीफ क्लैरिफिकेशन के लिए पहुंचा है। हम लोग का उनको उसका जवाब नहीं दे सकते जिस तरह वो हमें भरपूर इल्जाम तराशी जो है उसकी जद में लाते हैं। काशिफ साहब, आप अभी जिक्र करें कि जो वो वाकया हो नहीं सकता था जब तक अंदर से कोई ताउन नहीं होता, तो उस हवाले पर जरा आप जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि असल में ये एक नई किस्म के टेररिस्ट इंसिडेंट सब शुरू हो गए। एक आदमी जाता है, अपने आप को ब्लो करता है और फाड़ लेता है, वो एक मोमेंटरी चीज है। उस पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, कौम कहती है अच्छा यार एक और इंसिडेंट हो गया। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट जो घंटों पे इन्वॉल्व हो, दिनों पे हो, वो पूरी कौम को एक हैजानी कैफियत में डाल देता है, जिससे जो उनका मेन मकसद है वो हासिल होता है कि ये जो इदारे हमारी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं ये तो इस काबिल ही नहीं है। और दूसरा मैसेज जो बड़ा स्ट्रांग हमें देना चाह रहे हैं कि इन इदारों में इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, इन इदारों में हमारे लोग बैठे हुए हैं, आप कौन सी बात करते हैं।
तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमें और हमारी एजेंसीज को समझना और हमें इकट्ठे होना। आपके ख्याल से कुछ ज़िया-निगाह जो ये राय रखते हैं कि ये मुंबई हमलों का जवाब भी हो सकते थे, ये अटैक जो है इन्हें भारत ने जो है वो इस सारी रॉ की जो है वो सपोर्ट हो और ये सारी कार्रवाई हो, तो ये क्या उस अटैक का भी जवाब हो सकता है? देखिए जी, माफी के साथ थोड़ा सा एक मीडिया में ये बात चल रही है कि बॉम्बे हमले का अटैक, बॉम्बे के हमले के बाद अगर आप देखें तो हम पे तो बहुत से अटैक्स हो चुके हैं। तो ये उस तर्ज का, हाँ, उस तर्ज का हमला जरूर है और हम अभी तक उनकी अपनी सफाइयां ही पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमें सब लोगों को इकट्ठे बैठ के सोचना है कि हम इनको, अब फाइनल फेज शुरू हो गया जी उनका हम पे, उन्होंने हम पे फाइनल फेज अपना लॉन्च कर दिया है। अब इसके बाद या वो हम पे हमला करेंगे हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के लिए, या उसके एक इससे पहले कुछ सीरीज और भी चलेगी, कोई और भी अहम हमले होंगे। अच्छा ठीक, आशिफ साहब, हम क्योंकि वक्त की कमी, हम इस तरफ आएंगे कि इस हुकूमत को अपने आप को नाअहल साबित करने का कोई मौका खुद नहीं जाने दे रही। किस बात पर इतना बेनियाज है हुकूमत, ये क्या सिलसिला है? इसमें भी मैं एक बड़ा अहम नुक्ता उठाऊंगा। आपका बात ठीक है, जनरली परसेप्शन यही है कि नाअहल हुकूमत है। असल में हुकूमत को भी इस चीज के तजर्बा नहीं है, एक नई चीज शुरू हो गई है और हमें अपनी हुकूमत को भी एजुकेट करना है। जो भी इस मामले में लोग हैं वो बताएं उनको कि कैसे हम उनको हौसला दें, उनको हिम्मत दें कि वो इंटरनल प्रॉब्लम्स में से निकलें, आपस के मसाइल में से निकलें। और इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, देखिए ये वही कुछ हमारे साथ हो रहा है जो मुगल हुक्मरानों के साथ हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार पे मची हुई थी और मुगल हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे और हमें यही कुछ करना है। और यही हुआ कि फाइनली एक दिन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इनकी सेटिस्फेक्शन किस बात पर है? ये इतने सेटिस्फाइड क्यों नजर आते हैं जिस मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत को गाहे बगाहे चैलेंज किया जाता रहा हो, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती रही हो और आगे बरमला ये इजहार होता हो कि हम ऐसा करेंगे, तो उसके सदर साहब, उसके वजीर आजम साहब इतने सेटिस्फाइड कैसे नजर आ सकते हैं? ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि उनके पास क्या कुछ है जिससे वो सेटिस्फाइड हैं। कौम इस वक्त टर्मोइल में है, कौम इस वक्त मसले में है, कौम इस वक्त सिर्फ इन दहशतगर्दों से नहीं बल्कि उन तमाम पॉलिसी से भी तंग आई हुई है। रोजमर्रा का जीना हराम किया हुआ है और कोई अच्छी खबर नहीं है। खुदारा मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठें, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज बहुत मोटिवेटेड और बहुत मुहिब्बे वतन है। आपकी भी मुहिब्बे वतनी में हमें इतना शक नहीं है, लेकिन समझें इस बात को कि दुश्मन इस वक्त चारों तरफ से हमला हो रहा है। इस तरफ हम एक नुक्ता जिस पर हम बात करें और पिछले कुछ दिनों इस पर काफी जो है डिस्कशंस भी जारी रही कि हमारी अस्करी क़यादत सिविल क़यादत की तरफ देख रही है। किसी भी किस्म का कोई फैसला लेने में या कोई पॉलिसी तश्कील देने में ऐसा क्यों है, जबकि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। अस्करी क़यादत अपने तई अपनी जो है वो तनहा फैसले लेती रही है मुल्क की खुदमुख्तारी की खातिर, सालमियत की खातिर। अब ऐसा क्यों है? ये एक इतना अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि इस वक्त अस्करी क़यादत जो एक्चुअली डेमोक्रेसी और इस मुल्क के सिस्टम में होना चाहिए था कि सिविल क़यादत के अंडर अस्करी क़यादत हो। कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की कि अस्करी क़यादत को इंडिविजुअल एक्ट लेने के लिए, लेकिन सैल्यूट है और उन लोगों का विजडम काम आया, सेंस प्रिवेल्ड कि इन लोगों ने अस्करी क़यादत को फैसला करने का और राइट डिसीजन पॉलिटिकली भी और अस्करी अंदाज में लेने के लिए कहा है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका सलूशन बहुत जल्द निकल आएगा। लेकिन काफी ज्यादा वेट जो है वो इस वक्त लोग कर रहे हैं कि शायद और कुछ नहीं तो ड्रोन्स पर ही कोई बात जो है वो सामने आ जाती, लेकिन वो भी इजाजत मांगी गई वज़ीर आज़म साहब से, उन्होंने भी कान नहीं धरे। तो इस सारी सिचुएशन में लगता ऐसे है कि कुछ क़यादतें बेबस हो गई हैं। लेकिन ये 62-63 साल हो गया, हम इस चीज के आदी बिल्कुल नहीं है। अभी आपने खुद भी ये कहा, तो ये एक नई चीज है हम सब के लिए कि अस्करी क़यादत इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देख रही है और वो लोग इस बात के ट्रेंड नहीं है। हालात बहुत डिफरेंट है, हर तरफ से हम पे अटैक्स हो रहे हैं, हमें इनसाइड भी और आउटसाइड भी बहुत ज्यादा विक्टिमाइज किया जा रहा है और मेरे ख्याल में वक्त बहुत जल्द, और सबको पता है कि वक्त बहुत कम है हमारे पास। बिल्कुल, और असल ये तो वक्त जो है इसका तकाजा है कि कुछ जो है वो रिव्यू की जाए, रिविजिट की जाए अपनी पॉलिसीज जो है, खासतौर पर वार ऑन टेरर जो है, जो 10 बरस से इस वक्त हमारे सर पर एक अजाब बनकर मसल्लत है, उसको रिव्यू करना, रिविजिट करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉर ऑन टेरर हमारी जंग नहीं है, हम इस और एक ऐसी जंग जिसमें पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है और हम एक साइड पे खड़े हैं, कुर्बानियां हम दे रहे हैं, लोग हमारे मर रहे हैं,
फैसिलिटीज हमारी तबाह बर्बाद हो रही हैं, सिक्योरिटी इदारे हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हम पे हो रहे हैं, और उसके बावजूद पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में विक्टिमाइज हो रहा है। हमारा पासपोर्ट चैलेंज हो रहा है, हमारी शख्सियत चैलेंज हो रही है, हमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लगातार डाला जा रहा है। अगर इन सारी चीजों को फेस करना है हमारी लीडरशिप को, हमें दोबारा से वो प्राइड जो हमारा खासा है, जो हमें एक पाकिस्तानी होने की वजह से होना चाहिए, वो हमें देना है। हमारी लीडरशिप ने हम सबको ये चीज देनी है, और ये मैं फिर दोहराऊंगा, वक्त बहुत कम है जी। अच्छा, आपके ख्याल से अब ये दावे हुक्मरानों के तो धरे के धरे रह गए ना कि कोई बैरूनी जो अनासिर है वो सरगर्म अमल नहीं है हमारे मुल्क में, इस रिपोर्ट के बाद जो आज मौसूल हुई है? देखें जी, जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होती है मुशर्रफ के जमाने में, तो उस वक्त CIA ने ISI को बैक सीट पे बिठा दिया था कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हमें यह काम करने दीजिए। उस वक्त के हालात में ISI शायद रीड नहीं कर सकी उन लोगों की, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, तो उन्होंने पूरा एक लोकल एसेट बनाया, यहां पे पूरा एक सिस्टम बनाया, और आज एक बड़ा स्टेटमेंट जो उन्होंने उसामा के मरने पे दिया कि हमारे लोकल एसेट्स ने हमारी मदद की थी इसमें जी। तो ये लोकल एसेट्स उन्होंने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें उन्होंने देखें जी पैसा फेंक तमाशा। तो ये इनका जो इनकार है और ये दावा है, तो किसे बेवकूफ बनाते हैं ये? हमें, हमारे अवाम को, पाकिस्तानी को कि ये बेवकूफ बनाते हैं जब बाहर का कोई जो है वो ये दावा कर दे कि हमारे यहाँ पर मौजूद है, जो हमें हेल्पिंग हैंड्स अंदर हैं आपके यहाँ पर, तो फिर हम कैसे, हमारे हुक्मरान क्यों हमें इनकार करके बेवकूफ बनाते हैं, बल्कि हमारे जो हमारे साथ एक नाइंसाफी करते हैं, जुल्म करते हैं हमें अंधेरे में रखने के लिए? देखिए जी, 2 मई का केस होता है जब उसामा मारा जाता है, 22 मई को आपके ऊपर मेहरान बेस होता है, सलीम शहजाद को मार दिया जाता है, और आपका बजट आना था। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, हमें बजट सपोर्ट चाहिए था, हम एक बहुत बड़ी अमाउंट उनसे लेते हैं, तो टाइमिंग्स उनकी बहुत आला है। उन्हें टाइमिंग्स ऐसी चुनी कि हमारे हुक्मरान जिन्होंने आवाज उठानी है वो आवाज ही ना उठा सके, मजबूरी है ना, हमारे हाथ में एक कस है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है। क्या होता आगे, ये कौम इतनी कुर्बानियां दे रही, थोड़ी सी और कुर्बानियां दे देगी, ये कौम तैयार है, इसे आप तैयार कीजिए, प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसे तैयार कीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, वी आर विद यू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ इस्लाम साहब। नाज़रीन, इसी हवाले से हम प्रोग्राम में कुछ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। इशू ऑफ द डे में वक्त हुआ एक ब्रेक का। जस्ट स्टे विद अस।